एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वेदा की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। डीआरडीओ का एक प्रोडक्ट है जिसको कि वेदा के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में डीआरडीओ के चेयरमैन में एक तस्वीर देखने को मिली थी 6 महीने साल भर पहले, जो कि इस प्रकार की थी और इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि एक नया हथियार, नई मिसाइल डीआरडीओ की तरफ से डेवलप की जा रही है। अब इसकी ज्यादा जानकारी उपलब्ध हो गई है और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर के द्वारा ही ये बताया गया है कि ये जो वेदा है इसके द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। पर डीआरडीओ और सैटेलाइट का क्या संबंध? अब संबंध निकलकर सामने आ गया है। व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है। यहां पर यह प्रयास किया जा रहा है कि डिफेंस के लिए जो लॉन्च है और सिविलियन लॉन्च है उन दोनों को अलग किया जाए। डिफेंस लॉन्च को ज्यादा फ्रिक्वेंट बनाने के लिए, ज्यादा सरल बनाने के लिए इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं। अगर दुश्मन के द्वारा हमारे डिफेंस सैटेलाइटों को नष्ट कर दिया जाए तो कम समय में ही हम इनको लॉन्च कर सके, ये आगे विजन बनाया जा रहा है। इसके अलावा में कोई नई रिक्वायरमेंट है तो उसको तुरंत ही लॉन्च किया जा सके, क्योंकि ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या रॉकेट कह सकते हैं, ये हमारे इसरो के पीएसएलवी जीएसएलवी से छोटा होगा। कहा जा रहा है कि K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का ही एक रूपांतरण किया गया है। पर अभी तक ये नहीं पता चला है कि अगर ये रॉकेट डेवलप भी हो जाएगा तो किसके द्वारा ये डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी। क्या वो इसरो होगा या डीआरडीओ होगा? क्या जो नई नवेली पीएसयू बनाई गई है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा? लॉन्च पैड कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? क्या डीआरडीओ का नया लॉन्च पैड बनेगा या इसरो के ही जो लॉन्च पैड है उनका इस्तेमाल किया जाएगा? अभी बहुत सी पिक्चर्स क्लियर होनी है, पर यहां पर यह क्लियर हो गया है कि एक लॉन्च व्हीकल है, कोई मिसाइल नहीं है। बात कर लेते हैं भारत और फिलीपींस के रिश्तों की। डिफेंस कॉर्पोरेशन भारत और फिलीपींस में ज्यादा से ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। हमको पता है कि ब्रह्मोस का कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन कर लिया गया है। जनवरी 2022 में यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इसकी जो खबरें थी वो 1-1.5 साल पहले से उड़ चुकी थी और ये क्लियर हो चुका था कि फिलीपींस इसको खरीदेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। इसी के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जो कि HAL के साथ MOU था, वो फिलीपींस की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ था। HAL के जो प्रोडक्ट हैं, उड़ने वाले प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट जिनको कहा जाता है, वो तेजस एयरक्राफ्ट है। हेलीकॉप्टर्स में हम लोग बात करें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, रुद्रा है, ध्रुव है, काफी हेलीकॉप्टर्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट के लिए एक MOU साइन किया गया था कि हाँ, अगर आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़े, कुछ खरीदना पड़े तो फिलीपींस HAL के साथ बात कर सकता है और HAL इनको बेचने को बिल्कुल तैयार है। पर इस चीज को मैं सामने क्यों ला रहा हूं? क्योंकि फिलीपींस अब तेजस के लिए इंटरेस्टेड है, या हम ये कहें कि HAL तेजस को फिलीपींस को बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। एक्चुअल में फिलीपींस के द्वारा 2005 में जब अपने F5 विमानों को रिटायर किया गया, उसके 10 सालों तक उन्होंने कोई विमान नहीं खरीदा। इसके बाद उन्होंने खरीदा तो कोरिया से FA-15 खरीदा, जो कि लॉकहीड मार्टिन और कोरियन कंपनी का संयोग से बनाया गया एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि मैक्सिमम चीज लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। इसमें वही इंजन इस्तेमाल किया जाता है GE का F404, जो कि तेजस में ही किया जाता है। तो 12 की संख्या में उन्होंने उसको खरीद लिया था 2015 में, पर अभी तक उसके बाद कोई और इंडक्शन नहीं किया गया एयरक्राफ्ट में फिलीपींस के द्वारा। फिर 1 साल पहले वो ये चाह रहे थे कि F-16 ब्लॉक 70 को खरीद लिया जाए, पर पैसे उनके पास थे नहीं, चाइनीज वायरस का कहर था। फिर इसके बाद उन्होंने सोचा कि सस्ते विमान जैसे कि ग्रिफिन E को, जो कि सैप के द्वारा बनाया जाता है, उसको खरीद लिया जाए। पर जब ब्राजील को ये डिलीवर हुआ तो इसका पता चला कि $80 मिलियन से ज्यादा एक विमान को चलाने का कॉस्ट आ जाता है, एक विमान डिलीवर होता है। तब अब HAL ने उनके सामने तेजस रखा है, जो कि लगभग 42 से 45 मिलियन डॉलर में उनको प्राप्त हो जाएगा। यह माना जा रहा है कि फिलीपींस के सामने अग्रेसिवली इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, और क्योंकि हमारे तेजस में और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले FA-15 में, जो कि उन्होंने कोरिया से लिया था, उसमें थोड़ी बहुत समानता है, इसलिए हो सकता है भारत के तेजस को वो प्रेफरेंस दे सके। अगर ये प्रेफरेंस होती है, वो विमान लेते हैं, तो पहले कस्टमर बन जाएंगे, एक्सपोर्ट कस्टमर बन जाएंगे HAL के तेजस के। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पुलिस गैलेंट्री अवार्ड जो दिया जाता था, उसमें एक तरफ तो जम्मू कश्मीर का झंडा बना होता था, उनका निशान बना होता था, स्टेट का निशान बना होता, दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला की फोटो होती थी। अब इस शेख अब्दुल्ला की फोटो को हटाया जा रहा है, वहां पर भारत का एम्बलम लगाया जाएगा। एक अच्छी खबर इसको माना जा सकता है। आप जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति थी। धारा 370 हटने के बाद अब उस सारे निशानों को हटाया जा रहा है जो कि अलगाववाद से जुड़े थे।
जो कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास करते थे या एक अलग प्रकार की राजनीति करते थे और भारत से काट के रखते थे जम्मू कश्मीर को। उनका कोई भी निशान अब ऐसे सरकारी चीजों में न दिखने पाए, इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। बात कर लेते हैं क्वाड की। हम जानते हैं कि 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान मिलकर क्वाड बनाए हुए, इनकी एक समिट हो रही है। 1-2 दिन पहले से स्टार्ट हुई है और आज भी हुई। पर जब ये मीटिंग हो रही थी, चीन के द्वारा और रशिया के द्वारा एक हिमाकत की गई, जहां पर जापानीज सी है उसके आसपास, हालांकि जापान की एयर सीमा को वायलेट नहीं किया गया, पर उसके आसपास चीन के द्वारा अपने H-6 और रशिया के द्वारा अपने Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और यहां पर उन्होंने गश्त की। एक दिखाने का प्रयास है कि तुम 4 जो सीट्स के नेता हो वो आपस में मिल रहे हो तो हम भी हैं, मतलब हम भी से मतलब चाइना और रशिया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी साथ में हैं और हम तुम पर नजर रखे हुए हैं और हम इस प्रकार की हिमाकत कर सकते हैं। हालांकि एयर क्षेत्र को उन्होंने क्रॉस नहीं किया तो इसको बहुत बड़ी हिमाकत नहीं कहा जा सकता है, पर प्रयास तो उनका यही था। वह यूक्रेन को यूरोपियन देश हथियार देते जा रहे हैं, यूक्रेन लड़ने को बिल्कुल तैयार है। इसी कड़ी में डेनमार्क के द्वारा उनको हार्पून मिसाइलों की बैटरी दी गई है, जो कि कोस्टल एरिया में लगाई जाने वाली बैटरीज है। इनके द्वारा उन शिप्स को निशाना बनाया जा सकता है जो कि समंदर से आ रहे हो, जो कि रशियन शिप है। यूक्रेन के सदर्न एरिया के जितने भी पोर्ट हैं उस पर रशिया ने धावा बोला हुआ है और कई पर कैप्चरिंग भी की हुई है। इन पोर्ट्स को बचाने के लिए इस प्रकार की कोस्टल बैटरीज डेनमार्क के द्वारा यूक्रेन को दी जा रही है। ये नहीं बताया गया कितने की संख्या में, पर रशियन शिप्स पर अटैक करने के लिए यही हार्पून मिसाइलें दी जा रही हैं। यहां पर यह भी प्रयास है क्योंकि इन मिसाइलों के द्वारा पोर्ट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है, लैंड के टारगेट को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जिन पोर्ट्स पर रशिया का अधिकार हो भी गया है वहां पर भी अटैक करके रशिया को वहां से भगाया जाए, ताकि यूक्रेन का व्यापार ब्लैक सी के थ्रू स्टार्ट हो सके, जो कि बिल्कुल अभी बंद हो चुका है, रशिया के कब्जे में है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।